अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, इन साइड पे मौजूद फकर में कुछ जनाब रस्सी का एक सिरा जनाब आ गया है जजों के गले में और अब आएगा मजा, क्योंकि इरफान कादर साहब आपको पता ही है बंदा ही बड़ा कमाल आदमी है। पता नहीं क्यों उनको अटॉर्नी जनरल का उहदा नहीं दिया गया, उनको जनाब वो जो है प्राइम मिनिस्टर का मुआविन खुसूसी बना दिया गया। हालांकि उस बंदे को अगर अटॉर्नी जनरल बना दिया जाता मौजूदा हालात में तो पैन उन्हें तो नक तो लकीर कटा दी नहीं थे। लेकिन अब क्या किया जाए, जो फैसला कर लिया गया है उसी फैसले पर अमल दरामद करना है। लेकिन इरफान कादर साहब ने ऐसा बारीक नुक्ता निकाला है, ऐसा बारीक नुक्ता निकाला है कि जनाब धमाले डालने को दिल करता है। और इरफान कादर के बारे में अगर मैं ये कहूँ कि उन्होंने इस नुक्ते को बयान करते हुए मेला लूट लिया है तो ये कहना गलत नहीं होगा। अगरचे अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान जनाब मंसूर उस्मान अवान साहब ने तो आज वो पंजाबी के अंदर टिबरी टाक थी, उन्होंने जनाब घुटने टेकने की एक ऐसी मिसाल कायम कर दी है जो इस वक्त जो मौजूदा हालात के अंदर जो एक माहौल बना हुआ था उसको तो यूं पिन मार के ना उन्होंने मुकम्मल जो है उसको बिल्कुल ही जैसे हम कह सकते हैं ना कि वेटलेस कर दिया है। लेकिन इरफान कादर साहब ने तो जनाब कमाल कर दिया। अब यकीनी तौर पर जानना चाहेंगे कि जनाब मंसूर उस्मान अवान साहब ने क्या किया और इरफान कादर साहब ने ऐसा बारीक नुक्ता कौन सा तलाश किया जिसने सारी की सारी सिचुएशन को ही बदल के रख दिया। देखें, एक सीधी सी बात है, आपका मेरा हम सब का जो तनख्वाहदार हैं या जो अपना काम करते हैं उन तमाम के लिए ज़रूरी है कि वो अपना एक बैंक अकाउंट रखेंगे और उस बैंक अकाउंट के अंदर ही ट्रांजैक्शन होती हैं और उन्हीं ट्रांजैक्शन से पता चलता है कि जनाब आपके अकाउंट में कितने पैसे आए, कितने पैसे चले गए और उसी की बेस के ऊपर आप अपनी सालाना रिटर्न्स जो है वो दाखिल करते हैं, उसके साथ अपनी अकाउंट स्टेटमेंट लगाते हैं। बात सीधी से हो जाती है, पता चलता है कि जनाब इतने पैसे आए, इतने पैसे चले गए, इतनी जो आमदनी है वो काबिल टैक्स है और उसके ऊपर आप टैक्स अदा कर देते हैं। और अगर आपकी नील वो जो है हो जाती है बचत और उसका जो एविडेंस है वो पूरे हो जाते हैं तो FBR वगैरह आपको कुछ भी नहीं कहते, आप नील की स्टेटमेंट देते हैं, वो नील की स्टेटमेंट को एक्सेप्ट करते हैं और बात खत्म हो जाती है। सीधी सी बात है। अब इसी तरीके से इदारे हैं, उनका अकाउंट्स है और उनके अकाउंट्स के अंदर पैसे आते हैं और उसी के ज़रिए फिर वो अपना अगला सिस्टम चलाते हैं। और ये ज़रूरी नहीं है कि किसी भी इदारे का एक ही अकाउंट हो, वो एक से ज़ायद अकाउंट्स को ऑपरेट कर सकता है। लेकिन चूंकि वो उस इदारे के नीचे बने होते हैं अकाउंट्स, लिहाजा आप उनको इस हवाले से क्लीन चिट नहीं दे सकते कि जनाब पैसे इस अकाउंट की बजाय इस अकाउंट में आएंगे तो वो उस इदारे के अकाउंट में ही। और यही असूल लागू होता है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का जो अकाउंट है उसके अंदर ही सारी की सारी ट्रांजैक्शंस होती हैं और उन ट्रांजैक्शंस को यकीनी तौर पर जो जैसे हम कह सकते हैं कि हेड करते हैं या सुपरवाइज करते हैं वो उस इदारे के सरबराह यानी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान करते हैं। लिहाजा ये जो इस वक्त शोर मचा हुआ है NCA यानी नेशनल क्राइम एजेंसी जो बरतानिया की है कि जनाब वहाँ से पैसे आए और सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में पैसे आए। अब अगर ये पैसे बरतानिया से आए 190 मिलियन पाउंड्स और आए भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अकाउंट में, तो क्या ये सवाल करना बनता नहीं था कि पैना पैसे कितों आए? क्योंकि ये किसी इंडिविजुअल के अकाउंट में नहीं आए, किसी अननोन बंदे के अकाउंट में नहीं आए, मेरे अकाउंट में नहीं आया कि मैं चुप करके साइड से होकर निकल जाऊंगा यार चल दिहाड़ी लग गई। ऐसा मुमकिन नहीं है। ऑल्दो कि ऐसा भी मुमकिन नहीं है कि अगर मेरे अकाउंट में पैसे आए और मैं उसे कहूँ कि जनाब ये मेरे अकाउंट में पैसे आए, ये मेरे हो गए। ऐसा नहीं होता कि अगर आपके अकाउंट में पैसे आ जाएंगे तो उसके बाद जो मुतल्लिका बैंक है वो आपसे के जो है ना वो आपकी नाक से लकीरें निकलवा देगा। और इसी तरीके से अगर किसी इदारे के अकाउंट में पैसे आए और वो ये खामोश होकर बैठ जाए कि जनाब मुझे नहीं पता ये किस के लिए पैसे आए, किस मकसद के लिए पैसे आए, और फिर वो इस बात का सवाल भी ना पूछे कि जनाब ये जो जुर्माना हमने किया था प्रॉपर्टी टाइकून मलिक रियाज पर, इसमें जो पैसा है वो मलिक रियाज ने अपने अकाउंट से जमा कराना था। ये क्या बात हुई कि नेशनल क्राइम एजेंसी पैसे भेजती है, हमारे अकाउंट में आते हैं और बल्कि उस अकाउंट में आते हैं जो मलिक रियाज साहब जिस अकाउंट के अंदर अपना जुर्माना जमा कराते हैं। तो ये नेशनल क्राइम एजेंसी बरतानिया की है, इसने पैसे रिकवर किए हैं, पैसे रिकवर करके इसने पाकिस्तान भेजे हैं, तो फिर भाईजान ये हमारे अकाउंट में क्यों आ रहे हैं? ये सवाल तो पूछना एक लॉजिकल सी बात थी, ये पूछना बनता था। लेकिन अभी तक ये सवाल किसी ने ना पूछा ना इसका जवाब दिया। लेकिन आफरीन है इरफान कादर साहब पर कि उन्होंने इतना बारीक नुकता ना सिर्फ तलाश कर लिया बल्कि ऐसे ही अल्फाज कमोबेश जो मैंने भी अदा किए हैं, कमोबेश इन्हीं अल्फाज के अंदर उन्होंने इस नुक्ते को इस्टेब्लिश भी कर दिया। और बात भी बड़ी लॉजिकल है कि जनाब पैसे आए तो पूछो तो सही पाए ना पैसे आए कितों ने या क्यों आए हैं।
ये सवाल तो पूछना बनता था। वैसे भी आप मज़ार अली अकबर नकवी साहब हों या एजाजुल एहसन साहब हों, वो किसी चिट पर लिख के दे दें कि जनाब इस मामले का सुओ मोटो नोटिस बनता है, तो उसका सुओ मोटो नोटिस ले लिया जाता है। इस मामले का सुओ मोटो नोटिस क्यों नहीं लिया गया कि जनाब ये जो पैसे आए, वहाँ से जो पैसे आए वो इल गॉटन थे ना, पाकिस्तानी अवाम को लूट कर बरतानिया में जमा कराए गए थे। और इस हवाले से जो नेशनल क्राइम एजेंसी है वो तहकीकात किस बात की करी थी? वो इसी चीज़ की तहकीकात करी थी कि जनाब मलिक रियाज साहब के जो अकाउंट्स थे गुज़िश्ता 2 बरस के दौरान, उनके यहाँ पर जो अकाउंट के अंदर जो ट्रांजैक्शंस हैं वो बेतहाशा बड़ी हैं। पैसे आ तो रहे हैं लेकिन पैसे कहीं जा नहीं रहे, अकाउंट के अंदर मौजूद रह रहे हैं, उनका वॉल्यूम बढ़ता चला जा रहा है, जिसके ऊपर तहकीकात का आगाज़ किया गया कि जनाब ये कहीं कोई इल गॉटन मनी तो नहीं है, क्या ये ऐसे पैसे तो नहीं है जो पाकिस्तान के जो अवाम हैं उनको लूट कर यहाँ पर जमा करा दिए जाएँ? क्योंकि मलिक रियाज एक इंटरनेशनल फेम के आदमी हैं, लोगों को पता है कि जनाब यहाँ पर पाकिस्तान के अंदर उनका किला बड़ा मजबूत है, उनको कोई बंदा हिला नहीं सकता, कोई बंदा ये पूछ नहीं सकता कि मलिक रियाज साहब तेरे को पैसा कितों आया, और ना ही ये बंदा उनसे पूछने की जसारत कर सकता है जनाब ये पैसे आपने बाहर भेजे कैसे। क्योंकि जो भी बंदा रिटायर होता है, चाहे वो फौज से होता है चाहे वो अदलिया से होता है, वो फौरी तौर पर बैरियर टाउन का मुलाजम बन जाता है और मौजूदा ओहदे से जितनी वो तनख्वाह ले रहा था कमो बेश उसका वजीफा लग जाता है। लिहाजा ये लोग अपने मुख्तलिफ जो असर रसूख है उसको इस्तेमाल करते हैं मलिक रियाज साहब को बेनिफिट देने के लिए। लिहाजा ये बेनिफिट उनको मिलता है, इसके अंदर तो कोई दो राय नहीं है। और चूंकि हुकूमती हलकों में भी मलिक रियाज साहब की अच्छी खासी एक्सेस मौजूद है, लिहाजा वो उस एक्सेस को भी बड़े अच्छे तरीके से बरूए काट लाते हैं। अब सवाल ये है कि जिस वक्त ये पैसे आए तो जो सुप्रीम कोर्ट है उसने सवाल क्यों नहीं किया? इसका मतलब ये है कि अगर तहकीकात की जाए, इसी नुक्ते से ही अगर आगाज़ कर लिया जाए तो ये अल कादर ट्रस्ट केस तक ये पैसे जाएंगे, यानी सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो बैरियर टाउन कराची है उसकी तहकीकात शुरू की जाए और उसके बाद ये अल कादर ट्रस्ट केस तक आएगा तो सारी की सारी कहानी खुल के सामने आ जाएगी। लेकिन इस मामले में रस्सी का एक सिरा जिस कदर खूबसूरती से इरफान कादर साहब ने डाल दिया है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के गले में या सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जजेस के गले में, तो इसका मतलब ये है जनाब इससे अब उनकी जान छूटना मुमकिन नहीं है। और अब एक जानिब तो ये वाली कार्रवाइयाँ हो रही हैं कि ये बारीक कार्रवाइयाँ करते हुए जनाब उनको घसीट लिया जाए, दूसरी जानिब जनाब लम्मा पेंट की कार्रवाई हो रही है। ये दोनों कार्रवाइयाँ जो हैं वो बड़ी एक अजीबो गरीब सी कन्फ्यूजन क्रिएट कर रही हैं कि जनाब एक तरफ तो आपने जो रस्सी का एक सिरा है वो जाकर सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे से बांध दिया कि जनाब अगर आपने तहकीकात करते करते इस रस्सी को यहाँ तक आएंगे तो ये दरवाज़ा खुल जाएगा, यही होगा ना। दूसरी जानिब आप जो है वो पंक्चर हुए जाते हैं, कुछ समझ नहीं आ रही है क्या हो रहा है। क्योंकि अटर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान जनाब मंसूर उस्मान अवान साहब ने आज एक तारीखी काम किया। आज जो बेंच था जो तहकीक वो समाअत कर रहा था, सुप्रीम कोर्ट का जो बिल मंजूर हुआ, जो एक्ट मंजूर हुआ प्रोसीजर एंड प्रैक्टिसेस एक्ट, उस पर अटर्नी जनरल साहब ने सुप्रीम कोर्ट के सामने इस बात का एतराफ़ कर लिया कि जनाब हम तो ये केस हम जो है वो क्या नाम लेते हैं इसके ऊपर वो करने जा रहे हैं, इस पर नज़रसानी करने जा रहे हैं। और चूँकि इसमें से कुछ शिकें एक दूसरे से मिलती जुलती हैं और कुछ ऐसा मामला है जिसके ऊपर हमें इस पर नज़रसानी करनी चाहिए, लिहाजा इसके ऊपर अभी कार्रवाई रोक दी जाए उस वक्त तक जब तक इसके ऊपर नज़रसानी नहीं हो जाती। तो जनाब अगलों ने तो खुशी होना था, उन्होंने कहा जनाब वेलकम, वेरी गुड, आपका ये वाला फ़ैसला बड़ा ही खुश आइंद है। और इस फैसले से इस तरह के जो खिंचाव वाली कैफियत है वो खिंचाव की कैफियत ना सिर्फ दूर होगी बल्कि हुकूमत और अदलिया के दरमियान वो जो एक आया हुआ है सर्दमोरी, उसका भी ख़ात्मा होगा। अलबत्ता जनाब उमर अताब बंदयाल साहब ने यानी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने जो हल्की हल्की सी ढोलकी बजाई है जनाब मंसूर उस्मान अवान साहब की, वो भी तारीखी है। यानी एक जानिब हम जो है वो आसमान की तरफ चढ़े, दूसरी जानिब असी लम्हा पे जाने, कुछ समझ नहीं आ रही ये क्या करने जा रहे हैं। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने अटर्नी जनरल से मुकालमा करते हुए कहा, आप सुप्रीम कोर्ट के मामले से डील कर रहे हैं, इन मामलात पर मुशावरत होगी
तो तनाज़ा नहीं होगा। यानी ये आप जो है ना हुकूमत कानून बनाएगी, लेकिन कानून बनाने से पहले हमसे पूछेगी कि जनाब आपको बताएं ये कानून हम बनाना चाह रहे हैं, आपकी इजाज़त है, और इस कानून के अंदर हम कौन कौन सी शिकें रखें जिससे आपको कोई जो है ना वो ज़हमत ना हो, आपकी आज़ादी जो है वो मुतासर ना हो, बराए करम ये बता दें। तो सवाल ये है कि क्या ऐसा कानून पाकिस्तान के शहरियों के लिए बनाया जा सकता है जिसमें पूछा जाए, मिसाल के तौर पर जो जेल में रहे हुए कैदी हैं उनसे पूछा जाए कि जनाब बग़ैर ज़मानत के आप जेलों में मौजूद हैं, क्या आपको जेलों में रखना ज़रूरी है, क्या इसके हवाले से कानून बनाया जाए। क्या ये कानून बनाया जा सकता है कि जनाब मैं अगर ट्रैफिक कानून की खिलाफ वर्जी करूँ तो ट्रैफिक वार्डन मेरे पास है और चालान करने से पहले पूछे जनाब आपने ये सिग्नल तोड़ का जो है वो इशारा वो आपने ब्रेक किया है, आपने लॉ ब्रेक किया है, क्या मैं आपका चालान कर सकता हूँ। इस तरह की कोई कानून साजी बाकी भी होनी चाहिए। और अगर मैं कह दूँ कि नहीं आप मेरा चालान नहीं कर सके, वो कहे जनाब सर आपका बहुत शुक्रिया, और वो पीछे चला जाए। यार ये अजीबो गरीब सा काम है जो इस मुल्क के अंदर हो रहा है कि कानून साजी करनी भी है तो हमसे पूछ कर करेंगे जनाब आपके लिए ये कानून साजी हो सकती है या नहीं। और फिर चीफ जस्टिस साहब ये कहते हैं कि जनाब अदलिया के हवाले से एक तरफा कानून साजी नहीं हो सकती, बाकी हर तरह की कानून साजी होती है। अवाम की गिची मरोड़नियाँ हर तरह की कानून साजी हो सकती है। जायज़ नाजायज़ टैक्सेस लगाने हैं, कानून साजी हो सकती है। जैज़ मोबिलिंग अवाम की ऐसी की तैसी फेर के रख दे, उनके अकाउंट से पैसे निकाल के ले जाए, उनका इंटरनेट बंडल्स ख़त्म कर दे। ये जिन दिनों के अंदर ये जो इंटरनेट सर्विसेज बंद की गई थी ये 9 मई के वाक़यात के बाद, तो इस दौरान जो लोगों ने PTCL की मिसाल के तौर पर डिवाइसेस ली हुई थी इंटरनेट की, ये 10 दिन के अंदर जिनके पैकेजेस होने चाहिए थे वो कि जनाब 10 दिन हमने इंटरनेट सर्विसेज नहीं दी, ये जो आपका पैकेज यकम को ख़त्म होना था ये हम 10 तक ख़त्म कर रहे हैं, इस मरतबा तो 29 को ख़त्म कर दिया। इसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो सकती, इससे नहीं पूछा जा सकता कि जनाब ये सब कुछ क्यों हुआ है। लेकिन आपने कानून बनाना है, आपने हमसे पूछना है, एक तरफा नहीं हो सकती। पाकिस्तान के अवाम के ऊपर आप छुरी चलाएं, एक तरफा तौर पर चलाएं, आपको कोई नहीं पूछेगा, लेकिन जजेस के ऊपर आपने छुरी नहीं चलानी एक तरफा तौर पर। यह भी एक नया है। वो कहते हैं फिर ये कहते हैं कि जनाब पार्लियामेंट को कानून साजी के हवाले से हदायत नहीं दे सकते, लेकिन पार्लियामेंट के संगीत अंगूठा रख सकते हैं कि जनाब कानून साजी करके तो दहा तेरी ऐसी दी तैसी, ये हम कर सकते हैं, हदायत नहीं दे सकते। यार ये क्या किस्म से मजाक बना के रखा हुआ है इस मुल्क को। और अफसोस इस बात पर होता है कि जिस मौके पर हुकूमत को खड़े होना चाहिए उस मौके पर वो लेट जाती है, और जिस मौके पर उसको सरे तस्लीम खम करना चाहिए उस मौके पर जनाब वो डट के खड़े हो जाते हैं। अजीबो गरीब सी लॉजिक है, अजीबो गरीब सी मंतक है जिसकी समझ नहीं आ रही, और ना ही इनमें से कोई बंदा ऐसा है जो आसानी से समझा सकता है। सवाल ये है कि जनाब इरफान कादर को ये जिम्मेदारी क्यों नहीं मिलती कि जनाब वो गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करे, क्योंकि उसने जब वो जाके खड़े होंगे या ऑफिस अज्यूम करेंगे, उन्होंने तो भाईजान हुकूमत की नहीं माननी कि इस बारे में आपकी ये राय दुरुस्त है या नहीं दुरुस्त। उसने तो जो दिमाग में आ जाना है, जो चीज़ को उसने दुरुस्त समझना है, वो जो सौदा दिमाग में समाएगा उन्होंने फिर उससे पीछे नहीं हटना। और शायद यही वजह है कि इरफान कादर साहब जैसे लोगों को जो हुकूमतें हैं और अदालतें हैं, ये जो दोनों हैं ये उनको पसंद ही नहीं करते। वो कहते हैं यार है तो जान ही छुड़ाओ। और ये वजह है कि इतना बारीक नुक्ता सामने लाने के बावजूद आपने मजाल है कि किसी हुकूमती बंदे के ज़ुबान से ये बात सुनी हो कि यार इरफान कादर ठीक कह रहा है। अगर हमने इसकी तहकीकात करनी तो हम सुप्रीम कोर्ट को एक लेटर ही लिख दें कि जनाब ये जो पैसे आपके अकाउंट में आए थे, आपने ये पूछने की ज़हमत की कि ये बरतानिया से पैसे मलिक रियाज के जुर्माना अदा करने के लिए क्यों आ रहे हैं। पूछा? किसी ने नहीं पूछा। क्या उसके बाद इस तरह की कोई कार्रवाई हुई कि जनाब ये जो पैसे आए हैं 190 मिलियन पाउंड्स, इसको सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट से निकालकर जो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान यानी हुकूमत का ट्रेजरी अकाउंट है उसके अंदर डाल दिया जाए? नहीं, किसी की तरफ से नहीं है। यार ये अजीबो गरीब मुल्क है, अजीबो गरीब अंदाज से चल रहा है। और इसके अंदर अगर कोई बंदा
हकीकी मानों में जो जैसे हम कह सकते हैं कमियां कुताइयां वो सामने लेके आ जाए, हम ये कहते हैं जनाब इससे बड़ा तो अहमक ही कोई नहीं, अगरचे वो बात ठीक कर रहा होता है, लेकिन हर एक को चूँकि अपना अपना जो है वो निज़ाम को चलाना है, लिहाजा इस सारे सिनेरियो के अंदर, इस नकार खाने के अंदर तूती की आवाज़ कौन सुनता? कोई नहीं सुनता। इरफान कादर साहब जितना मर्जी शोर मचा लें, जितना मर्जी वो जो है ना ये कुंडी खड़का दें कि जनाब इस मामले का जो खुरा है या इस मामले का आगाज़ आप इस नुक्ते से कर सकते हैं, तो इमरान खान के गले के अंदर फंदा फट जाएगा। लेकिन मजाल है हुकूमती हलके हों या अदालती हलके हों, वो इस बात के ऊपर गौर कर सके, इवन नैब इसके ऊपर कार्रवाई कर सके, क्योंकि मामला आ जाएगा जनाब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का, और जज साहब कहेंगे जनाब आपकी जुर्रत कैसे हुई है कि आपने हमसे ये सवाल पूछा, आपकी जुर्रत कैसे हुई कि आपने जनाब हमसे पूछे बगैर कानून बना दिया, तुसी कमी कमीन असी जनाब ब्राह्मण तुसी शूदर। कैसे चलेगा निज़ाम? नहीं चल सकता सर। यहाँ पर रूल ऑफ लॉ के लिए ज़रूरी है कि रूल ऑफ लॉ को इम्प्लीमेंट किया जाए, ताकतवर और कमज़ोर दोनों पर यकसा अंदाज में। लेकिन क्या ऐसा हो रहा है? ये एक इम्पॉर्टेंट सवाल है। अपनी राय को ज़रूर ज़ाहिर कीजिएगा। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।